आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी 100 हाथ का कलेजा। साठोत्तरी पीढ़ी के प्रमुख लेखक लेखिकाओं में से दीपक शर्मा जी एक हैं। उनकी अलहदा लेखन शैली पाठकों और श्रोताओं को प्रभावित करती है। प्रस्तुत है उनकी कहानी 100 हाथ का कलेजा, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हावड़ा मेल मैंने शाहजहाँपुर से पकड़ी थी रात 7 बजे। दिसंबर की अपनी छुट्टियों में से 3 छुट्टियां अपने शहर अमृतसर में बिताने हेतु। शाहजहाँपुर में मेरी ससुराल है। मेरे पति वहाँ के इंटर कॉलेज में विज्ञान पढ़ाते हैं और पिछले वर्ष हुई अपनी शादी के बाद से मैं इतिहास पढ़ाती हूँ। 3 टियर के अपने भाग में पहुँचते ही मैंने अपने नए पुराने सहयात्रियों से उनके स्लीपर का पता लगाना चाहा। मेरी नीचे वाली बर्थ पर एक युवक अपनी स्त्री तथा दुधमुही बच्ची के साथ पांव पसारे बैठा था। मेरी बच्ची नीचे सोना पसंद करेगी, युवक ने कहा। आप चाहें तो ऊपर वाली हमारी बर्थ से नीचे वाली बर्थ बदल लें। इसके सामने वाली सीट पर मैंने नज़र दौड़ाई। वहाँ 3 अधेड़ महिलाएं बैठी पराठा और आलू दम खा रही थीं। हम तीनों अंबाला उतरेंगी, उनमें से एक ने कहा। आसनसोल से आ रही हैं, दूसरी ने जोड़ा। कल रात 10 बजे से गाड़ी में बैठी हैं, तीसरी बोली। इनका सामान दोनों निचली सीटों के नीचे और खिड़कियों के बीच वाली खाली जगह पर फैला पड़ा था। ऊपर वाली आपकी सीट पर आपका सामान है क्या? मैंने युवक से पूछा। अपनी बर्थ पर मैं फ़ौरन पहुंच लेना चाहती थी। हाँ, मेरा सामान है। युवक ने अपने कंधे उचकाए और बीच वाला एक बर्थ खोलकर सीट पर उतारना शुरू कर दिया। अपने टीन का बक्सा, 2 सूटकेस, 2 पोटलियाँ, अमरूद का एक बड़ा लिफाफा और हाथ से सिले हुए 3 बड़े झोले। मेरे पास केवल एक छोटा सूटकेस था और एक कंबल। थकी हुई तो मैं थी ही, ऊपर की सीट पर पहुंचते ही सो गई। नींद मेरी तोड़ी उन तीनों अधेड़ महिलाओं ने रात के 3 बजे, जो अपना सामान घसीट घसीट कर रेलवे के उस डिब्बे के दरवाजे की ओर ले जा रही थीं। बीच वाली पूरी की पूरी एक सीट पर अपनी फैली टांगों पर कंबल ओढ़े वो युवक खर्राटे भर रहा था और उसकी स्त्री नीचे वाली सीट के आधे से भी कम हिस्से में बिना कुछ गर्म ओढ़े सिकुड़ी कांप रही थी। अपनी शॉल उसने अपनी बच्ची को ओढ़ा रखी थी। उसकी सीट के आधे से ज़्यादा हिस्से पर उनका पूरा सामान धरा था। करवट बदलकर मैं अपनी तंद्रा में लौट ली। सुबह अभी हुई न थी। जब मैंने गाड़ी को अपनी तेज गति एक बार फिर से धीमी करते हुए पाया तो अपनी कलाई घड़ी देखी तो वहाँ 5:20 हो रहा था। जरूर लुधियाना आने वाला था। मैंने करवट सीधी की तो देखा बीच वाली बर्थ को हटाया जा चुका था। युवक तथा उसकी स्त्री संग संग बैठे थे और उनका सामान उनके सामने वाली सीट पर जा टिका था। स्त्री की आंखें खिड़की के बाहर जमी थीं और युवक के माथे की त्योरी बता रही थी कि वो गुस्से में था। देखो देखो देखो, स्त्री अपने दुधमुही बच्ची से बतिया रही थी। अभी तुम्हारी नानी आएंगी, तुम्हारे लिए मीठा लाएंगी, पूरी लाएंगी, आलू लाएंगी। बच्ची मोटी ताज़ी तो नहीं ही थी, किंतु स्त्री इतनी दुबली पतली थी कि बच्ची अपनी माँ की तरह सीकियाँ तो नहीं ही लगती थी। मगर स्त्री की स्फूर्ति देखने लायक थी। उसकी गर्दन की लचक ऐसी थी मानो उसमें कोई कमानी फिट हुई हो और आँखों की उछाल ऐसी मानो वो लपकी तब लपकी। गू 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 उसकी गोदी में झूल रही बच्ची माँ की खुशी अपने अंदर खींच रही थी। अम्मा अम्मा। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर जा पहुंची थी और हमारा डिब्बा शायद प्लेटफॉर्म की उस जगह से आगे निकल आया था जहाँ स्त्री की माँ खड़ी थी। होश में रहो, युवक ने स्त्री को डांट पिलाई। इतनी बदहवास होने की क्या बात है? आते ही स्त्री की माँ ने उसे और बच्ची को अपने अंग से चिपका लिया। उसके अधपके बाल कंघी से भिगाने लग रहे थे। उसके पैर की चप्पल बहुत पुरानी थी और मोजों के बिना उसके पैर जगह जगह से फटे थे। शॉल जरूर उसकी नई थी, मगर थी आधी सूती आधी ऊनी। युवक ने उसे घूरा। बधाई हो वीरेंद्र कुमार जी, वृद्धा ने उसके अभिवादन में अपने दोनों हाथ जोड़े। आपके पेंट वालों ने आपकी बात ऊंची रख ली, आपकी बात उड़ाई नहीं। वो बेगाना लखनऊ आपसे छुड़ा ही दिया और ठीक भी है। जैसी पेंट की फैक्ट्री उनकी लखनऊ में, वैसी पेंट की फैक्ट्री इधर अमृतसर में। जैसा पेंट वहाँ बनेगा वैसा ही पेंट इधर भी बनेगा। आप मेरी चिंता छोड़िए। युवक अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लाते हुए बोला। अपनी कहिए, इधर अकेले कैसे आईं? घर के बाकी लोग कहाँ रह गए?
क्या बताऊं वीरेंद्र कुमार जी, वृद्धा के आंसू छलक आए। कहने भर को बेटे बहू पोते पोतियां सभी हैं, मगर मजाल है जो उनमें से किसी एक में भी अपने सगों जैसा कोई लक्षण ढूंढे से भी मिल जाए। अब उन्हें नहीं परवाह तो नहीं परवाह, आजकल छोटों पर किसका जोर चला है। युवक ने अपने दांत पीछे और एक मोटी गाली देनी चाही, मगर ऐसा न कर पाने की वजह से उसके होंठ विकृत हो आए। मैं पानी लेकर आता हूँ। युवक ने पानी की खाली बोतल उठाई और गाड़ी के नीचे उतर लिया। अब तो लखनऊ नहीं जाना है ना? वृद्धा ने पूछा। पहले इसे छिपा ले। स्त्री ने अपने किसी भीतरी वस्त्र से एक रुमाल निकाला और वृद्धा के हाथ में दे दिया। कितने हैं? वृद्धा फुसफुसाई। 570 हैं। स्त्री हंसी। बड़ी मुश्किल से छिपा छिपा कर जोड़े हैं, तेरे आंखों के चश्मे के वास्ते। मेरे हाथ अनायास अपने बटुए में रखे उस लिफाफे की ओर बढ़ चले जिसमें मैं गुप्त रूप से 700 रुपये उठा लाई थी, अपने पति व सास ससुर की नज़र बचाकर, अपने भतीजे भतीजियों को लाड़ लड़ाने हेतु। अपने विवाह से पहले भी मैं एक अध्यापिका रही थी और मेरी तनख्वाह का 7वां 8वां भाग तो उन बच्चियों को चॉकलेट, टॉफ़ी और पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने में जाता ही रहा था। लिफाफा सुरक्षित था, मेरे बटुए के अंदर छिपा। बुरा तो लगता था, उसे छिपाने की ज़रूरत मुझे महसूस हुई थी। अपराध बोध भी रहा था और रोष भी, अपने पति व सास ससुर के कारण, जो मुझसे ये अपेक्षा रखते थे कि अपने मायके वालों के साथ मेरा संबंध सिर्फ लेने का रहना चाहिए, देने का नहीं। लुधियाने की तरह वहाँ भी कंबल शॉल की बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें तागने का काम आसानी से मिल भी जाता है। तेरे लखनऊ की चिकनकारी वाले काम जैसा महीन भी नहीं, मोटा काम है। पकड़ूंगी काम, पकड़ूंगी ही, काम क्यों न पकड़ूंगी, वरना उस फुंकार के आगे कब तक सांस रोक कर दम लूँगी। गाड़ी अब चलने ही वाली थी। पानी के डिब्बे के साथ युवक लौट आया। तुम अब उतर लो अम्मा। स्त्री ने वृद्धा के कंधे से चिपकी अपनी बच्ची को अपने कंधे पर खिसका लिया। इधर खिड़की से बात करते हैं। वृद्धा उसके गले दोबारा मिली और अपने कंधों का शॉल उसे उड़ाने लगी। ये क्या अम्मा? स्त्री की रुराई छूट ली। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास सब है, बहुत है। ये तेरे लिए ही लिया था। वृद्धा ने शॉल वाले अपनी बेटी के कंधे थपथपाए भी। युवक ने पहले बर्फ़ी चखी, फिर मठरी, फिर पूड़ी सब्जी पर टूट पड़ा। नानी आई थी। स्त्री ने अपने शॉल सहलाई और बच्ची को अपनी छाती से चिपका कर उसे अंदर ढांप लिया। फिर उसके पेट में गुदगुदी की और अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर फुसफुसाई। नानी आई थी, हमारे लिए शॉल लाई थी, पूड़ी लाई थी, मटर आलू लाई थी, बर्फ़ी लाई थी, मठरी लाई थी। नानी आई थी, नानी आई थी। बच्ची हंसी तो उसकी माँ उससे भी ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगी। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी 100 हाथ का कलेजा। माँ बेटी के खूबसूरत रिश्ते पर लिखी हुई एक मार्मिक कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।